हाय फ्रेंड्स, आज हम बिहेवियर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है हमारे अभिप्रेरणा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मोटिवेशन। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन। ये क्या होती है? प्राणी की वह आंतरिक, मानसिक और शारीरिक अवस्था होती है जो उसे क्या, उसकी वर्तमान आवश्यकता मतलब जो हमारे लक्ष्य होते हैं उनकी पूर्ति के लिए उद्वेलित मतलब अराउज करती है और व्यवहार को दिशा देती है। तो ये हमारी अभिप्रेरणा कहलाती है। परिभाषा की बात करें तो अभिप्रेरणा क्या होती है? प्राणी की वह आंतरिक, मानसिक और शारीरिक अवस्था होती है जो उसे उसकी वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति के लिए उद्वेलित करती है और व्यवहार को दिशा देती है। अब प्रमुख परिभाषाओं की बात करते हैं अभिप्रेरणा की। मतलब मॉर्गन और किंग के अनुसार देखें तो अभिप्रेरणा से तात्पर्य क्या है? एक प्रेरक और कर्षण बल से होता है। अभिप्रेरणा से तात्पर्य एक प्रेरक और कर्षण बल से होता है जो खास लक्ष्य की ओर व्यवहार को निरंतर ले जाता है। जो क्या है? खास लक्ष्य की ओर व्यवहार को निरंतर ले जाता है। यह हमारी क्या कहलाती है? हमारी अभिप्रेरणा कहलाती है। बैरोन की बात करें तो यह क्या है? एक काल्पनिक आंतरिक प्रक्रिया होती है। बैरोन के अनुसार यह क्या, हमारी अभिप्रेरणा क्या होती है? एक काल्पनिक आंतरिक प्रक्रिया होती है जिसे प्रत्यक्ष रूप से मापा नहीं जा सकता, तथा भाई इस व्यक्ति के अंदर अभिप्रेरणा कितनी है, दूसरे के अंदर कितनी है, इस चीज को मापा नहीं जा सकता। यह क्या है? एक खास उद्देश्य की ओर व्यवहार को ले जाती है। ये व्यक्ति क्या है? एक खास उद्देश्य की तरफ अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है या उसकी ओर चला जाता है। अब हम देखेंगे अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा के प्रकार की बात करें तो अभिप्रेरणा को मुख्य रूप से 3 आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे पहली अभिप्रेरणा आती है हमारे आवश्यकता के आधार पे अभिप्रेरणा। बात करें इसकी तो इस बात पे केंद्रित है कि अभिप्रेरणा किन मूलभूत आवश्यकताओं से उत्पन्न हुई है। कि अभिप्रेरणा क्या है? किन मूलभूत आवश्यकताओं से उत्पन्न हुई है, इसी आधार पर हमारे आवश्यकता के आधार की अभिप्रेरणा होती है। जैसे एक अभिप्रेरणा होती है हमारी जैविक अभिप्रेरक। मतलब ये इसकी प्रकृति कैसी होती है? जन्मजात और शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी। इनकी प्रकृति की बात करें तो जन्मजात और शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है जैविक अभिप्रेरक। मतलब कि जैसे हमारी भूख, प्यास, काम इच्छा, निद्रा, दर्द से बचाव, तापमान नियंत्रण, ये सभी हमारे क्या, जैविक अभिप्रेरक होते हैं। अब आप सोचेंगे ये कैसे अभिप्रेरणा? भूख का मतलब अच्छा खाना खाना, प्यास का मतलब अच्छा शीतल ठंडा मीठा पानी पीना, जो हमारी निद्रा चैन से सोना, दर्द से बचाव, तो ये सब चीजें क्या होती है? ये अभिप्रेरणा होती है। फिर आता मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक। मतलब जो मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक सांस्कृतिक जरूरतों से उत्पन्न होते हैं। जैसे एक होती है हमारी शक्ति अभिप्रेरणा जो हमारे नियंत्रण और प्रभुत्व की इच्छा होती है। एक संबंध अभिप्रेरणा मतलब स्वीकृति या जुड़ाव की इच्छा होती है। एक उपलब्धि अभिप्रेरणा जो हमारे उत्कृष्टता प्राप्त प्राप्त करने की इच्छा होती है। एक होती है हमारी जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। तो ये क्या होते हैं? हमारे मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक कहलाते हैं। तीसरा, ये 2 देख लिए हमने, ये 2 होते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। ये कौन सी आवश्यकता के आधार पर अभिप्रेरण। अगला आता है दूसरा, स्रोत के आधार पे अभिप्रेरण की बात करें। तो ये अभिप्रेरणा के उत्पन्न होने के स्थान मतलब अंदर या बाहर, इस बात पर केंद्रित है कि अभिप्रेरणा के जो अभिप्रेरणा क्या अंदर है या बाहर है। अंदर की बात करें तो आंतरिक, बाह्य का मतलब बाह्य, आंतरिक का मतलब इंट्रिंसिव इंट्रेंसिव और हमारा बाह्य का मतलब एक्सट्रेंसिव। स्रोत की बात करें व्यक्ति के अंदर ही अभिप्रेरक स्थल होते हैं। तो बाह्य की बात करें तो व्यक्ति के बाहर होते हैं। तो आंतरिक की बात करें तो कार्य में स्वयं रुचि लेते हैं, आनंद या व्यक्तिगत संतोष पाते हैं। कार्य स्वयं ही पुरस्कार होता है। जो कार्य होता है, कार्य कर पाना ही क्या होता है? एक तरह का पुरस्कार होता है। दूसरा बाह्य अभिप्रेरक की बात करें तो बाहरी पुरस्कार प्राप्त करना या फिर दंड से बचना, ये हमारे बाह्य अभिप्रेरक हो सकते हैं। जैसे कि आंतरिक अभिप्रेरक का मतलब मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो मुझे मजा आ जाता है। क्यों? क्योंकि अभिप्रेरणा कहाँ से आती है? हमारे अंदर से आती है। क्यों? क्योंकि ऐसा करना मुझे अच्छा लगता है, ऐसा मेरा शौक है। ज्ञान के लिए पढ़ता हूँ मैं किसी परीक्षा को पास करने के लिए नहीं, बल्कि किस लिए? ज्ञान के लिए पढ़ता हूँ। कोई रचनात्मक कार्य करना, ये सब आंतरिक अभिप्रेरक कहलाते हैं। बाह्य अभिप्रेरक का मतलब किसी लालच में, मतलब क्योंकि अच्छी ग्रेड की नौकरी पाना है इसलिए पढ़ना है, वेतन वृद्धि के लिए कड़ी मेहनत करनी, प्रशंसा पानी है मुझे तो बढ़िया काम करना है। मतलब ये बाह्य अभिप्रेरक है जिनके प्रभाव की वजह से व्यक्ति क्या करता है? अभिप्रेरित होता है, कार्य करता है। फिर आता है उपागम के आधार पर अभिप्रेरणा की बात करें तो यह इस बात पर केंद्रित है कि व्यक्ति किस परिणाम को प्रेरित हो रहा है, क्या किस परिणाम की ओर प्रेरित हो रहा है, ये इस बात पर केंद्रित है। तो अभिप्रेरणा की बात करें उपागम के आधार पे तो 2 प्रकार की होती है। एक तो सकारात्मक अभिप्रेरणा, एक होती है हमारी नकारात्मक अभिप्रेरणा। सकारात्मक की बात करें जो पॉजिटिव मोटिवेशन होता है, ये सकारात्मक परिणाम जैसे खुशी, पुरस्कार, पदोन्नति, इनको प्राप्त करने की इच्छा से उत्पन्न होते हैं।
मतलब जो हमारी खुशी, पुरस्कार, पदोन्नति जैसे जो हमारे सकारात्मक परिणाम हैं, इनको प्राप्त करने की इच्छा से उत्पन्न होते हैं हमारे सकारात्मक अभिप्रेरणा। और नकारात्मक अभिप्रेरणा की बात करें तो हमारा दंड, असफलता, आलोचना, इनके बचने के डर से कि भाई हमें ये चीजें ना मिले, तो ऐसी अभिप्रेरणा हमारी क्या कहलाती है? नकारात्मक अभिप्रेरणा। कि हम क्या काम, कोई भी काम क्यों करते? क्योंकि हमें दंड, असफलता और आलोचना नहीं चाहिए। तीसरी चीज आती है हमारे कौन सी? एक आता है अभिप्रेरणा चक्र। अभिप्रेरणा चक्र की बात करें, एक सर्कल होता है जिसके अंदर क्या होता है? 5 चीजें होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5। पाँचों में पहली होती है हमारी आवश्यकता। आवश्यकता की बात करें, पहले थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं इसको। अभिप्रेरणा चक्र की, मोटिवेशन साइकिल की। तो अभिप्रेरणा क्या होता है? एक चक्रीय प्रक्रिया होती है। चक्रीय प्रक्रिया मतलब जो आवश्यकता की कमी से शुरू होती है। क्या? कि हमें किसी भी चीज की आवश्यकता होती है, उससे शुरू होती है और उस चीज को लेकर संतुष्टि प्राप्त होती है, वहां पे जाके वो खत्म होती है और फिर दूसरी आवश्यकता से उसकी पुनरावृत्ति होती है। सबसे पहले हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है, इससे चक्र की शुरुआत हो जाती है। शरीर और या फिर मन में कमी या असंतुलन होता है, जैसे हमें भूख लगती है। क्या? जैसे कि हमें कोई भूख लगी, मतलब हमें आवश्यकता हुई खाना खाने की। फिर होता है अंतर्नाद। क्या आता है? अंतर्नाद मतलब ड्राइव आती है, इच्छा होती है कि इस भूख को कैसे पाऊं। मतलब आवश्यकता से उत्पन्न आंतरिक तनाव या फिर ऊर्जा हमारी क्या कहलाती है? अंतर्नाद या ड्राइव कहलाती है। ये क्या करता है? व्यवहार को दिशा और ऊर्जा प्रदान करता है। ये क्या करता है? व्यवहार को दिशा और ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे किसी व्यक्ति को भूख लगी, तो वो क्या करेगा? भोजन खोजेगा या खाने की इच्छा करेगा, कहीं से खाना मिल जाए, कहीं से खाना मिल जाए, मतलब इसे अंतर्नाद या ड्राइव कहते हैं। तीसरा आता है हमारा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की बात करें तो अंतर्नाद के कारण आवश्यकता को संतुष्ट करने वाले विशिष्ट कार्यों में संलग्न हो जाना। कि जैसे अंतर्नाद की वजह से जो ड्राइव आई है, उसके कारण आवश्यकता को संतुष्ट करने वाले जो कार्य हैं, उनको करना शुरू कर देना। जैसे भूख लगी है तो पहुंचो रसोई में, काम खाना बनना शुरू करो। चौथा था उपलब्धि मतलब अचीवमेंट। आवश्यकता की उसकी संतुष्टि प्राप्त करना, जिससे अंतर्नाद में कमी आती है। रसोई में गए, खाना बनाया और खाना खा लिया। खा लिया तो इससे क्या होगा? अंतर्नाद जो मतलब जो हमारा ड्राइव है, अ, वो कम हो जाती है, अंतर्नाद कम हो जाता है और संतुलन बहाल हो जाता है। मतलब हमने भोजन कर लिया। फिर उद्वेलन की कमी, जैसे मैं भोजन की कर लिया, एक तरह से उदाहरण है ये, तो रिडक्शन हो जाता है अराउजल का, मतलब उद्वेलन की कमी होती है। मतलब आवश्यकता की पूर्ति के बाद उत्पन्न तनाव या फिर उत्तेजना कम हो जाती है और व्यक्ति क्या? संतुष्ट रूप से महसूस करना शुरू कर देता है। फिर चक्र की पुनरावृत्ति की बात करें तो एक आवश्यकता पूरी होने के बाद दूसरी आवश्यकता उत्पन्न होती है और यह चक्र क्या है? जीवन भर चलता रहता है। अब हम देखेंगे जो अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा का आकलन मतलब असेसमेंट कैसे कर सकते हैं? मोटिवेशन का बात करें, अभिप्रेरणा के आकलन में मुख्यतः क्या सामाजिक या फिर मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक तत्वों को मापने का प्रयास किया जाता है। क्या किया जाता है इसके अंदर? हमारे सामाजिक या फिर हमारे मनोवैज्ञानिक जो अभिप्रेरक तत्व है, उनको मापने का प्रयास किया जाता है। अब हम देखेंगे जो अभिप्रेरणा है, इसके आकलन की विधियां। अभिप्रेरणा आकलन की विधियों के बारे में देखें तो पहली विधि आती है हमारी प्रश्नावली विधि। इसके अंदर क्या किया जाता है? पहले बात देखिए ये विधि होती कैसी? सर्वाधिक सुगम होती है, सबसे आसान होती है प्रश्नावली विधि। इसमें क्या होता है? सामाजिक अभिप्रेरण से संबंधित जो प्रश्न है, उनके उत्तरों के आधार पर इसका आकलन किया जाता है। प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे एमएमपीआई होता है, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, और 16 एफपीक्यू। इसके माध्यम से क्या है? सीधा अभिप्रेरणा का आकलन किया जाता है। बंदे से सीधा ही पूछ लिया जाता है कि भाई ये सवाल है, इनका जवाब दो। तो इससे पता चल जाएगा आपकी अभिप्रेरणा किस स्तर की। फिर होता है प्रक्षेपण विधि। प्रक्षेपण विधि की बात करें तो व्यक्ति को अस्पष्ट या असंगठित सामग्री दे दी जाती है। व्यक्ति को क्या करते हैं? अस्पष्ट या फिर असंगठित सामग्री दे दी जाती है, जिसकी व्याख्या से क्या है? अचेतन मन के अभिप्रेरण अभिव्यक्त होते हैं। मतलब एक व्यक्ति के अंदर मन में जो छिपे हुए अभिप्रेरक होते हैं, वो दिखने लगते हैं। किससे? प्रक्षेपण विधि। तो जैसे हमारा टीएटी होता है ना, थीमेटिक जो हमारा टेस्ट होता है, तो उसकी बात करें तो कथानक संप्रत्यक्षण जो हमारा परीक्षण होता है, ये हमारी प्रक्षेपण विधि है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं? अचेतन मन के जो अभिप्रेरक होते हैं, उनको व्यक्त करवाने का प्रयास करते हैं। तो तीसरा आता है हमारे ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण। तीसरा क्या आता है? ऐतिहासिक घटनाओं के विश्लेषण की बात करें तो समाचार पत्रों की खबरों, ऐतिहासिक घटनाओं के वस्तुनिष्ठ विश्लेषण से क्या होता है? किसी समाज के सामाजिक अभिप्रेरक की जानकारी प्राप्त होती है। या समाचार पत्रों की अब खबरों और ऐतिहासिक घटनाओं की के वस्तुनिष्ठ विश्लेषण से क्या होता है? किसी समाज के सामाजिक अभिप्रेरकों की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि हमारे सामाजिक उपलब्धि की आवश्यकता का मापन करना। चौथा आता है हमारा कौन सा? परिस्थिति जन्य परीक्षण।
क्या परिस्थितिजन्य परीक्षण की बात करें, तो इसके अंदर क्या किया जाता है, किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति की अंतःक्रिया की क्या किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति की क्रिया प्रतिक्रिया के निरीक्षण और विश्लेषण के आधार पर मापना। उदाहरण के लिए देखें, जैसे हमारा आक्रामकता हेतु जिम्मेदार अभिप्रेरकों के मापन हेतु वैसी परिस्थितियां निर्मित करना। पांचवा आता हमारा क्रिया स्तर मापन विधि, मतलब अभिप्रेरणा जितनी प्रबल, उससे संबंधित अनुक्रिया एवं अभिव्यक्ति की तीव्रता उतनी ही ज्यादा होगी। क्या अभिप्रेरणा जितनी प्रबल होगी, उससे संबंधित अनुक्रिया एवं अभिव्यक्ति की तीव्रता उतनी ही ज्यादा होगी। फिर बात करें चयन विधि, छठे कौन सा हमारा चयन विधि की बात करें, तो उपलब्ध अनेक विकल्पों में से किसी एक विकल्प के चयन हेतु जो उत्तरदायी विप्रेरक है उनका मापन किया जाता है इसमें। जैसे हमारा उपभोक्ता व्यवहार का विश्लेषण किया जाता है, जैसे हमारी चयन विधि होती है इसके अंदर। फिर होते है अवरोध विधि, तो मतलब बार-बार विफल होने के बावजूद भी कार्य को पूरा करने के प्रयास के लिए उत्तरदायी अभिप्रेरक है, इनका मापन करना। तो ये हमारी कुछ विधियाँ हैं, जिसके माध्यम से हम अभिप्रेरणा का क्या है आकलन कर सकते हैं। कौन-कौन सी? एक हमारी प्रश्नावली विधि, दूसरी प्रक्षेपण विधि, तीसरी ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण विधि, चौथा परिस्थितिजन्य परीक्षण, पांचवा क्रिया स्तर मापन विधि, छठा हमारा चयन विधि, सातवां अवरोध विधि। तो इस तरह आज हमने अभिप्रेरणा जो हमारा बिहेवियर का टॉपिक था, इसके बारे में काफी डिटेल से जाना। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।